हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण यहाँ से हम आगे क्वेश्चन है जो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट आज की क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन है जो कवर करवाए जाएंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। बुक है जो आ गई है, जो भी लोग लेना चाहते हैं वो ऑर्डर करके ले सकते हैं। ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनका अपकमिंग टाइम में त्रिपुरा के लिए वैकेंसी आने के चांसेस हैं, सीएचओ की एमपी में आने के चांसेस हैं, यूपी में है और बिहार में भी आने के चांसेस हैं। तो उन सभी के लिए पेपर हेल्पफुल तो होगा ही, लेकिन बिफोर दैट जिनका डीएसएस भी, एनवीएस, बीएसएफ का पेपर है, उन सब के लिए पेपर हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी अपकमिंग टाइम में किस स्टेट में है जो सीएचओ वैकेंसी आ सकती हैं। सीएचओ प्लस एनएचएम की पोस्ट आने के चांसेस अभी किस स्टेट में है? तो अभी त्रिपुरा में आने के चांसेस हैं। कहाँ पर? त्रिपुरा में, एमपी में। एमपी का भी रिसेंट में रिजल्ट आया है, बट आप 1-2 महीने वेट कीजिए, वैकेंसी आ जाएंगी। एमपी में बहुत ही जल्द है जो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी भी आने के चांसेस हैं, तो रेडी रहिए। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, आई थिंक 31 ईयर एज लिमिट रहती है सिस्टर ट्यूटर में, बट यदि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और यदि हम बात करें अदर स्टेट में, तो यूपी में वैकेंसी आने का है, बिहार में है, कर्नाटक में, अलग अलग जगह सीएचओ की वैकेंसी आने के चांसेस हैं। क्योंकि इंडिया में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे काम होता है एनएचएम पे, एनएचएम के भरोसे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। भी लोग इन स्टेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग रेडी रहिए। आपकी अपकमिंग टाइम में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। त्रिपुरा, एमपी, यूपी, बिहार एंड राजस्थान में भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि चांसेस हैं मोर देन 7000 सीएचओ वैकेंसी आने की। 7000 से ज़्यादा हैं जो सीएचओ वैकेंसी आ सकती हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, लास्ट डेट के भरोसे अपनी तैयारी को ना छोड़ें। अभी से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अभी यहाँ पर आज की क्लास में जो हमने कल पेपर किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ इशू आ गया था, टेक्निकल इशू था, इसके कारण हम नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन यहाँ पे आपका था कि कौन सा सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा यंग चिल्ड्रन में यदि मेनिंजाइटिस है। तो मेनिंजाइटिस में होता क्या है कि ये हो गया हमारा लेट से ब्रेन, और ये इधर नीचे की तरफ हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ की जो कवरिंग है, इस कवरिंग में यदि इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस। और ये जो लेयर है क्या कहलाती है? मेनिंग्स। क्या कहलाएगी? मेनिंग। मेनिंजाइटिस की कंडीशन यदि बच्चे में है तो एपिलेप्सी नहीं होती, सीजर्स आने के चांसेस होंगे, जिसको आप फिट्स कह सकते हैं। ब्लाइंडनेस के भी रिस्क नहीं है, ना ही हाइड्रोसेफेलस का होगा। यहाँ पर रिस्क होगा पेरिफेरल सर्कुलेटरी प्रोलैप्स होने का। किसका? पेरिफेरल सर्कुलेटरी प्रोलैप्स होने का रिस्क है जो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इसको मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्राइमरी रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर इज। तो शिशु चिकित्सा नर्स की, मतलब पीडियाट्रिक नर्स की है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रोल क्या होगा यदि आप किसी बच्चे की केयर करते हैं तो? एज अ कोलैबोरेटर, केयर कोऑर्डिनेटर एंड कंसल्टेंट, एन एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर, एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस, या फिर क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, केस मैनेजर। तो एज अ पीडियाट्रिक नर्स का रोल आपका यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर एज अ पीडियाट्रिक नर्स है जो आप एज अ एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर की तरह है जो अपना काम करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आप एज अ पीडियाट्रिक नर्स नहीं कर सकते, ना क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, ना केस मैनेजर का। कोलैबोरेट दूसरों के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइमरी रोल की बात की गई है, तो क्या होगा? एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ। तो न्यूनेटल डेथ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? न्यूनेटल डेथ का मतलब होता है कि जिन बच्चों की डेथ 1 मंथ की 28 दिन, यहाँ पे क्या है 28 डेज के पहले है जो डेथ हो जाए वो कहलाती है। अब यहाँ पे मेन रीज़न क्या होगा? हाइपोथर्मिया, जॉइंटिस, सेप्टिसीमिया या फिर डायरिया। तो न्यूनेट्स की बात की गई, यदि अंडर 5 की बात की जाती तब आप क्या कह सकते थे? डायरिया। क्या होता? यदि यहाँ पर अंडर 5 की बात करते तो आप डायरिया कह देते, लेकिन यहाँ पर न्यूनेटल डेथ की बात की जा रही है, तो जो मोस्ट कॉमन थिंग होगी
वो होता है सेप्टिसीमिया, मतलब कि इन्फेक्शन। क्या है? सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन। जॉइंडिस के कारण न्यूनेटल डेथ होने के रिस्क कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट यदि समय पे मिल जाता है तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज की बात की गई है, हाइपोथर्मिया से बच्चों की डेथ नहीं होती है। हाइपोथर्मिया प्रिवेंटेबल है, मतलब बॉडी का लो टेम्परेचर होना। तो जो यहाँ पर न्यूनेटल डेथ का मेन रीज़न कंसीडर किया जाएगा वो क्या होगा? सेप्टिसीमिया। क्या होगा? सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूनेट्स चेस्ट सर्कमफेरेंस इज अबाउट। न्यूनेट्स का चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा? हेड पढ़ा है, चेस्ट पढ़ा है आपने, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा? 28 to 30 सेंटीमीटर, 30 to 32 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर, 37 to 40 सेंटीमीटर। कितना होगा चेस्ट सर्कमफेरेंस? तो वो होता है 30 से 32। कितना? 30 से 32 होगा यहाँ पे चेस्ट सर्कमफेरेंस। क्या होगा? 30 से 32 होगा चेस्ट सर्कमफेरेंस। लेंथ की बात करें हम तो 50 सेंटीमीटर, एक एवरेज बात करें हम तो 50 to 55 तक बच्चे की लेंथ की बात की जा रही है। यहाँ पे बच्चे की लेंथ 50 to 55 तक है जो हो सकती है। यदि चेस्ट सर्कमफेरेंस है तो कितना होगा? 30 से 32 तक। नेक्स्ट वन, चाइल्ड एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद डिफॉर्मिटी ऑफ फूट, ट्विस्टेड इनवर्ड एंड वॉक ऑन टोज, द कंडीशन इज नोन एज। तो एक बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में, उसका पैर क्या है? मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। इनवर्ड मतलब है यहाँ पर अंदर की तरफ है जो मुड़ा हुआ है, और वो पैर की उंगलियों के ऊपर चलता है। तो इसको किस नाम से जानेंगे आप? टेलीपेस इक्वेनस, टेलीपेस इक्वेनोवेरस, टेलीपेस वेरस या फिर टेलिस वेलगस, किस नाम से इसको जाना जाएगा? यदि बच्चे के पैर की जो क्या है मुड़ा हुआ है और वो उन फिंगर्स पे चल रहा है, अपना इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो किस नाम से कंसीडर किया जाएगा? यदि फिंगर्स पर चल रहा है तो वो होगा टेलीपेस इक्वेनोवेरस। ये जो चारों यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताई हैं ये डिफॉर्मिटी ही है, जन्मजात। अब इनके लिए यदि आपको इमेज बेस्ड समझेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी इस PDF, क्योंकि ये PDF ऑफिशियल पेपर है, इसमें तो इमेज ऐड नहीं कर सकती हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 को आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि पैर की उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, पैर मुड़ा हुआ है, वो बच्चा उंगलियों पर चल रहा है। तो ये क्या है? टेलीपस इक्वेनोवेरस। लेकिन यहाँ पे यदि आपको इमेज मिल जाएगी तो बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसोमिया? मैक्रो मतलब तो कुछ बड़ा होता है। अब यहाँ पे मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है? लार्ज साइज बेबी, बेबी विथ लार्ज हेड, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर हाई मेटाबॉलिक रेट। मैक्रोसोमिया नाम आपको कुछ याद आया होगा। जो डायबिटिक मदर होती हैं, जिन माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, मतलब प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ होती है, उनको ये होने का रिस्क होता है। उनके जो अपकमिंग होने वाले बच्चे हैं, 4 किलो, 4.5 किलो, 4.5 kg तक के बच्चे पैदा होते हैं, तो वो कहलाते हैं लार्ज साइज बेबी और मैक्रोसोमिया। बेबी विथ लार्ज हेड तो हाइड्रोसेफेलस में चला जाएगा। बेबी विथ लार्ज हेड किस में? हाइड्रोसेफेलस में होगा। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी मैक्रोसोमिया में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होगा? लार्ज साइज बेबी, बड़े आकार का बच्चा। और ये होने का चांसेस किस में होता है? जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यदि माँ को हुई है उनको। नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ, नर्सिंग और साइकेट्रिक्स। सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो सबके दिमाग में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। टेक्निक्स यूज्ड इन साइको एनालिसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। और यदि आपको DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका 12 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, आज ऑलरेडी 1 अगस्त है जो हो गई है, 12th से एग्ज़ाम है आप लोग का, 22 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो आप लोग एक बार पुराने पेपर लगा के ज़रूर जाइए। आप मुझसे लेना चाहते मेरे थ्रू ले सकते हैं, चैनल पर भी अपलोड कर दिए गए थे पूरे पेपर जब एग्ज़ाम हुआ था। और यदि आपको जहाँ से भी पेपर अरेंज होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप DSSB का पेपर दे रहे हैं 12 तारीख से, तो एक बार आप यदि भले पूरी शिफ्ट के पेपर ना देखें तो ओनली सिंगल पेपर ज़रूर एक बार चेक करके जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन में है
मेंटल हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में कि साइको एनालिसिस थ्योरी में सब कुछ इंक्लूड होगा किसी एक को छोड़कर। फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, एब्रिएक्शन थेरेपी या फिर साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर साइको एनालिसिस थेरेपी क्या है, साइको एनालिसिस में सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। फ्री एसोसिएशन होगा, ड्रीम एनालिसिस होगा, एब्रैक्शन थेरेपी होगी, लेकिन साइकोथेरेपी यहाँ पे नहीं होगी। क्या है, साइकोथेरेपी यहाँ पे आपकी नहीं होगी। तो आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। मनोरोग का लक्षण क्या है, मानसिक आप स्वस्थ हैं या नहीं। तो मेंटल इलनेस पूछा है, मनोरोग मतलब बीमारी, मेंटल हेल्थ नहीं, मेंटल इलनेस पूछी है। लाइफ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन एंड एफिशिएंट वर्किंग, फिजिकल वीकनेस या फिर लो जजमेंट। मेंटल इलनेस में आप क्या होंगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप हेल्दी हैं तभी कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। आप कंसंट्रेट करके अपना वर्क कब कर पाएंगे, जब आप मेंटल हेल्दी होंगे। फिजिकल वीकनेस आपको किसी अदर रीज़न से हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, खाए पिए नहीं है, फास्टिंग में, तब हो सकती है। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता है जो आपकी मेंटल इलनेस में आएगी। किस में, मेंटल इलनेस में आएगी। जो जजमेंट है आप किसी भी चीज़ किस में आएगी, मेंटल इलनेस में। नेक्स्ट वन, द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स हर सर्विसेज एट द मेन फोकस। जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उनका मेन फोकस किस पे होगा, फैमिली पर, ग्रुप होम, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर हाफ वे होम पर। किस चीज़ पर होगा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का जो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्स है उसका मेन फोकस किस चीज़ पर रहेगा, इस पे होगा हाफ वे होम पर। इस पर, हाफ वे होम पर। नेक्स्ट वन, while planning nursing process for a patient who is at risk for suicide, which of the following is the priority area providing care। यदि कोई पर्सन सुसाइड करना चाहता है, उसके मन में थॉट्स ही आ रहे हैं, आत्महत्या करने वाले रोगी के लिए उसके मन में कुछ थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, आप उसकी केयर करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, स्लीप, न्यूट्रिशन, सेल्फ स्टीम या सेफ्टी। सोना, खाना, सेल्फ स्टीम तो बाद में देख लोगे, पहले उसकी जान बचाओगे तब जाके तो आप उसकी केयर करोगे। तो यहाँ पर भी वही सिंपल सा सवाल है कि यदि कोई सुसाइड करना चाहता है तो पहले आप उसके माइंड में सुसाइड का थॉट चल रहा है, आप उसको कितना भी ज्ञान दे दो, कुछ भी कर लो, जो उसको जो करना वो करेगा। तो ऐसे केस में उसकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट नीड क्या होगी, सुरक्षा और सेफ्टी। जब वो बचेगा तभी आप उसको न्यूट्रिशन दे पाएंगे, सुला पाएंगे, उसके आत्मसम्मान के बारे में उसको समझा पाएंगे, नहीं तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा। और सुसाइड करने के जो आइडियाज़ आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं डिप्रेशन वालों में। किसमें, डिप्रेसिव थॉट्स होते हैं जिसके, उनमें सुसाइडल आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट वन, रिलैक्सेशन थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। रिलैक्सेशन थेरेपी में सब कुछ शामिल है किसी एक को छोड़कर। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा या फिर कैथारसिस, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। किसमें, रिलैक्सेशन थेरेपी में। विश्राम उपचार में ध्यान, मेडिटेशन तो सब फर्स्ट आता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा होगा, लेकिन कैथारसिस क्या है, कैथारसिस है जो इसका पार्ट नहीं होगा। कैथारसिस का मतलब होता है कि कुछ भी स्ट्रॉन्ग जो रिप्रेस्ड इमोशन है, कि कोई म्यूज़िक सुनेगा बहुत ज़्यादा या फिर किसी को बहुत रोना आएगा, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपना गुस्सा निकालने के लिए सामान तोड़ फोड़ करने को कह दिया जाएगा, तो रिलैक्सेशन थेरेपी का हिस्सा नहीं होगा। बाकी मेडिटेट करना, सांसें लेके योगा करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग करना, लेकिन कैथारसिस इसका हिस्सा नहीं होगा। मूवीज़ में देखा होगा आपने कि लोग सामान फेंकने लगते हैं, सामान फेंकने लगेंगे तो उनका गुस्सा ठंडा होगा, लेकिन यहाँ पे हम अपना सामान फेंकेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। नेक्स्ट वन इज, हु डेवलप्ड द साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड ने, मैक्सवेल जोन ने, एरोन बेक या फिर अल्बर्ट एलिस ने। तो जिन्होंने मनोविश्लेषक थ्योरी सिद्धांत दिया था वो कौन थे,
तो ये थ्योरी देने वाले कौन थे? वो थे सिगमंड फ्रूड। कौन थे? सिगमंड फ्रूड। साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट वन, इमिप्रामाइन इज अ मेडिसिन नोन एज। इमिप्रामाइन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? यदि आपको याद हो तो जो बच्चे क्या करते हैं, एन्यूरेसिस वाले हैं, 6 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाए, बेड वेटिंग करते हैं, बेड में सूसू करते हैं, उनको दी जाती है। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है? ये है एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग। कौन सी? एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग इमिप्रामाइन। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे एन्यूरेसिस में तो भी आप इमिप्रामाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑर्डर फॉर अ मेंटली इल पेशेंट इज वैलिड फॉर। मानसिक रूप से बीमार रोगी के लिए अस्थायी उपचार आदेश कितने दिनों के लिए मान्य होता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए। तो यदि किसी मेंटल इलनेस वाले पर्सन का इलाज किया जा रहा है तो उसकी जो मेडिकेशन होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, एटलीस्ट 6 मंथ तक का तो होता ही है। कितना? 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट वन इज मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट नर्सिंग वालों का, मेरा तो सबसे फेवरेट है। ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी एलेक्टेड। आई होप आपको आज ये पेपर प्रॉपर क्लियर विजुअलाइज हो रहा हो। कल है जो हिंदी वाला सेक्शन थोड़ा सा कट गया था। ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी एलेक्टेड ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन ऑन 4 to 8 वीक्स इज कॉल्ड एज। एंटीनेटल चेकअप के दौरान, एंटीनेटल चेकअप के दौरान मतलब प्रसव पूर्व जांच के दौरान 4 से 8 हफ्ते की जो यहाँ पर 4 से 8 हफ्ते का जो एग्जामिनेशन किया जाए, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब बाय मैनुअल का मतलब क्या? हैंड यूज़ किए जा रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फील हो, रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या कहलाते हैं? हैगर साइन, ओसिएंडर, पाल्मर या फिर पिकासिस साइन। कौन से साइन कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं पाल्मर साइन। क्या है? पाल्मर साइन और पाल्मर साइन, जिसमें आपको याद हो जाए हैगर, ओसिएंडर, पाल्मर, पिकासिस साइन। सब साइन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 4 से 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में यदि बात की जा रही है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा पाल्मर साइन। और यदि बात की जाए सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस की, तो वो होता है हैगर साइन। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या होगा? हैगर साइन। गॉडेल्स का मतलब जो हैगर्स है, हैगर्स और गॉडेल साइन क्या है? मिलते जुलते रहेंगे। ओसिएंडर साइन क्या है? ओसिएंडर साइन ये भी देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। पल्सेशन फेल्ट होगा, जो यदि लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के यहाँ पर होता है इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण। तो यहाँ पे आपको हैगर, ओसिएंडर, पाल्मर, गॉडेस साइन है जो याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो भी एग्जाम में आपको आ सकते हैं। पिस्केक साइन है, क्या है? पिस्केक साइन, ये भी यहाँ पर जो यूट्रस का इनलार्ज होना, यूट्रस की साइज बढ़ना है, उसके लिए यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। पुरुष बांझपन का सबसे आम कारण क्या है? नाउअडेज यदि मैं बात करूं बड़े बड़े सिटीज़ की, गांव या फिर जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो किसी किसी घर में 2, 3, 4 बच्चे तक होते हैं। यदि सिटी लेवल पे हम बात करें तो इनफर्टिलिटी है जो बहुत कॉमन हो गई। बहुत सारे लोग IVF का सहारा ले रहे हैं, कुछ और अदर मेथड्स अपना रहे हैं। क्यों? यहाँ पर ये है जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं बड़े सिटीज़ में, स्ट्रेसफुल जो उनकी लाइफ है उसके कारण, या फिर कुछ अदर इशू भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा मेल इनफर्टिलिटी का? डिसऑर्डर ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर, प्राइमरी गोनेडल डिसऑर्डर या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। क्या रीज़न हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का? मेल इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न हो सकता है प्राइमरी गोनेडल डिसऑर्डर। क्या है? प्राइमरी गोनेडल डिसऑर्डर। जो गोनेट्स ऑर्गन है वहाँ पर किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होना मेल इनफर्टिलिटी का जो प्राइमरी रीज़न हो सकता है, फर्स्ट रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट वन,
क्योंकि जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट का डिसऑर्डर है ट्रीटेबल है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ट्रीटेबल है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी गॉनिटल डिसऑर्डर है, ये इवन कुछ लोगों को समय पे पता भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे भी एक रीज़न हो सकता है। कॉमन रीज़न पूछा है, क्योंकि क्या है, कॉमन रीज़न पूछा है। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? किस केस में माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती है? ब्रेस्ट एब्सिस में, हर्पीस सिम्प्लेक्स लीजन ऑफ द ब्रेस्ट, परपीरियल साइकोसिस या फिर एक्यूट परपीरियल इलनेस में किस केस में माँ अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती है? परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की गई है। टेम्प्ररी होता तो टेम्प्ररी में तो जैसे ब्रेस्ट एब्सिस है तो यदि ट्रीटमेंट करवा दिया गया तो आफ्टर दैट फीड करा सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स है तो भी बाद में करवा सकते हैं, लेकिन परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन माना गया है परपीरियल साइकोसिस को। परपीरियल साइकोसिस का मतलब होगा आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो माँ को प्रॉब्लम होगी। ऐसे केस में माँ को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी दी जाएंगी, बच्चे को भी रिस्क रहेगा। तो ऐसे केस में साइकोसिस का मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई माँ, तो ऐसे केस में उसको बच्चा भी इवन नहीं दिया जाएगा। तो स्तनपान कराने के लिए यहाँ पर जो परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा क्या होगा? परपीरियल साइकोसिस। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ फ्यूजन इज मोस्ट कॉमन इन कॉन्जॉइट्यूल्स? आपने वो बच्चे जुड़े हुए देखे होंगे, कोई सिर के यहाँ से जुड़ा होता है, कोई पीछे साइड से जुड़ा होगा, कोई थोरेसिक एरिया से जुड़ा होगा। उनको आफ्टर दैट पॉसिबल होता है तो सर्जरी करके रिमूव किया जाता है जब उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वही कौन सा फ्यूजन है जो कॉमन है कॉन्जॉइंट ट्विंस में? थोरैकोपैगस, पायोपैगस, क्रेनियोपैगस या फिर इस्चियोपैगस? तो यहाँ पर सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो होता है थोरैकोपैगस, जो बच्चे जनरली चेस्ट के यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। पायोपैगस मतलब पीछे की साइड से जुड़े होंगे, क्रेनियो में मतलब हेड से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन फ्यूजन होता है वो होता है थोरैकोपैगस। नेक्स्ट वन, इन ब्रो प्रेजेंटेशन व्हाट इज द एंगेजिंग डायमीटर ऑफ द हेड? ब्रो प्रेजेंटेशन मतलब भौहें हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट में है, क्या है? जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? ब्रो है। तो यहाँ पर एंगेजिंग डायमीटर कौन सा होगा? ऑक्सीपिटल फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब मेंटो ब्रैगमल या फिर मेंटो वर्टिकल? कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो ब्रो प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट आईब्रो होंगी, जो यहाँ पे ये रही मान लीजिए इनलेट, अब यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ये क्या है? यहाँ पर आईब्रो हो जाएंगी यदि, तो जो यहाँ पर इंगेजिंग डायमीटर होगा वो होगा मेंटो वर्टिकल। कौन सा? मेंटो वर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स इज इंसर्टेड इन? गर्भ निरोधक इम्प्लांट कहाँ डाले जाते हैं? इंट्राडर्मल में, एपिडर्मल, सबडर्मल या सबक्यूटेनियस में? चमड़े के नीचे ऊतक में कहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होते हैं कहाँ पे इंजेक्ट किए जाएंगे? तो ये दिए जाते हैं जनरली सबडर्मल में। कहाँ पर? सबडर्मल में। और ये धीरे धीरे है जो क्या करते हैं, अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करते रहेंगे। तो यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशन की बात की जा रही, इंजेक्ट की नहीं, इम्प्लांटेशन की। इंजेक्ट करने वाले तो जनरली IM ही दिए जाते हैं, याद रखें। जो इंजेक्टेबल होते हैं उनको IM दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लांटेबल की बात की है तो वो होंगे सबडर्मल। नेक्स्ट वन इज प्रोसीडेंसिया इन्वॉल्व। तो प्रोसीडेंसिया में क्या शामिल है? द एक्सटर्नल ओस प्रोट्रूड्यूस आउटसाइड ऑफ द वेजाइनल इंट्रोइटस बट द यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वेजाइना। एवर्जन ऑफ द एंटायर वेजाइना, यूटर डिसेंड डाउन टू द लेवल ऑफ ischial स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। प्रोसीडेंसिया एक क्वेश्चन ESIC एग्जाम में अभी आया था कि किस में आया था? ESIC एग्जाम में आया था, इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स को पूछा गया था लेके। तो प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है कि पूरी वेजाइना का पलट जाना, इवर्जन हो जाना। क्या है? वेजाइना का पूरे तरीके से क्या हो जाना? इवर्जन हो जाना, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, लार्ज फॉन्टेनेल आर एसोसिएटेड विथ। जो बड़े फॉन्टेनेल हैं, एंटीरियर हो सकते, पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटल हो सकते हैं। तो ये किस केस में हो सकते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म में,
हाइपोथायरॉयडिज्म, मेनिंजाइटिस या फिर हाइड्रोसेफेलस में किस में हो सकते हैं? लार्ज फॉन्टेनल। लार्ज फॉन्टेनल हाइपोथायरॉयडिज्म, यदि माँ हाइपोथायरॉयडिज्म वाली है तो जो बच्चा हो सकता है उसको लार्ज फॉन्टेनल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 10वां सेक्शन है इस पेपर का, CHN। पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर इन हिली एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनता के बीच में होगा? 5,000, 3,000, 10,000 या फिर 30,000 जनसंख्या के बीच में? कितनी जनसंख्या के बीच में होगा? पहाड़ी क्षेत्र में एक उपकेंद्र और यहाँ पर सब सेंटर। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र की यदि बात की जा रही है तो वो होगा 3,000 के लिए। कितने में? 3,000 में। 3 to 5 होता है, प्लेन है तो 5 और हिली ट्राइबल है तो 3। 30,000 और 20,000 का PSC के लिए होता है। नेक्स्ट वन, द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन, तो हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस और सबसे प्यारा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और याद रखें कि भारत एक लौता ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी 1952 में। कब? 1952 में। तो यह फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है कब आया था भारत में? 1952 में। और भारत एक पहला देश था जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट वन, डिस्पोजल ऑफ प्लेसेंटा एट PSC डन बाय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्लेसेंटा को आप कैसे डिस्पोज करेंगे? ड्राई बर्निंग, डीप ब्यूरियल, बॉइलिंग या फिर ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्यूरियल? इसके थ्रू आप यदि PSC सेंटर में बात कर रहे हैं हम, इंसिनरेशन वगैरह तो कहाँ पे हो सकता है? जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, मेडिकल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर। लेकिन PSC में बात करें हम तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ ज़मीन में नीचे है जो उसको क्या करना है? गड्ढा खोद के उसमें दफना देना और गाड़ देना है। तो यहाँ पर ट्रीट विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्यूरियल, पहले ब्लीचिंग पाउडर से उसको पूरा क्या करना है? ट्रीट करना है, ताकि दूसरों में इन्फेक्शन कॉज ना हो पाए। भले प्लेसेंटा क्या है? नॉर्मल एक हेल्दी प्रेगनेंसी के बाद का है, लेकिन वो कहलाएगा तो कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेट करता हुआ पार्ट ही, इसीलिए उसको पहले ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करना, आफ्टर दैट ब्यूरियल कर देना है। नेक्स्ट वन इज, इन दी फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इनमें से सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या का क्या सिद्धांत नहीं है? हेल्थ सर्विसेज शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कम्युनिटी, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, there should be provision for in service education program, community health nurse should accept gift from community members if they want to give। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? नहीं है की बात की गई है यहाँ पर। तो हेल्थ सर्विसेज हमेशा जो भी ज़रूरतें उन्मुक्त तो देख के होगी, इक्वल होना चाहिए, सभी को है जो जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको अपनी कम्युनिटी के मेंबर से गिफ्ट है जो नहीं लेना है। जिसको मान लीजिए आप ट्रीट करते हैं, वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन हेल्थ कम्युनिकेशन हेल्प टू परफॉर्म स्किल, कौन सी मेथड है हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए जो आपके काम करने को और अच्छे से बढ़ावा देगी? डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, सेमिनार या फिर सिंपोजियम, कौन सी मेथड होगी? तो जब भी आपको कोई चीज़ लेक्चर आपने सुन लिया, लेट से मैंने आपको कुछ पढ़ाया, लेकिन जब तक आप वो चीज़ प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, कोई प्रोसीजर वगैरह समझाया आपको, आपके लिए हॉस्पिटल में प्रोसीजर करने नहीं मिलेगा या देखने नहीं मिलेगा, तो आपको उतना समझ में आएगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे बेस्ड ऑन लेक्चर के। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन है जो क्या है? बहुत ज़रूरी है। अपने स्किल्स के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन है जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस विच बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग एक समुदाय आधारित अभ्यास है जो इस कथन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है? कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस है। अब जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे अच्छा बेस्ट एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? पहले ऑप्शन में कहा है दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ पीपल। दूसरे में कहा है द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोसिस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स।
नेक्स्ट में कहा है द सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्स विद इन द कम्युनिटी, या फिर प्रायोरिटी सेटिंग इज बेस्ड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। क्या होगा यहाँ पर? सबसे सही स्टेटमेंट होगा डायग्नोसिस को लेके। कल ही मेरे पास एक इस तरीके का जो मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखा और एक केस था कि जिसमें विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस के इस तरीके की मेडिकेशन लिखी गई। वो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन तो शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट यहाँ पर जो एक डायग्नोसिस होता है, जो एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, जब तक यदि किसी भी पेशेंट के लिए एक प्रॉपर डायग्नोस पता ना हो, बीमारी पता ना हो और इलाज कर दिया जाए तो किसी बीमारी का इलाज किसी और में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका भी एज अ नर्स यदि आप काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करते हैं, कम्युनिटी डायग्नोसिस के बाद ही आपकी जो भी ज़रूरत है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वन, वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वाइटल स्टैटिक्स में सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़ के हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, वाइटल स्टैटिक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा आपका। बर्थ रेट होगा, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी स्टैटिक्स होगी, लेकिन एजुकेशन रेट नहीं रहेगा। क्या है? एजुकेशन रेट है जो वाइटल स्टैटिक्स का हिस्सा नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का रोल सब कुछ है, किसी एक को छोड़कर। प्रिवेंशन ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वर्क एबिलिटी, इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, या फिर इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी आउटकम ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का सब रोल है, किसी एक को छोड़कर। ऑक्यूपेशनल का मतलब जो नर्सेज फैक्ट्रीज वगैरह में जिन नर्सेज की ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पर सब काम होंगे आपके, किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा प्रोडक्टिविटी आउटकम ऑफ वर्कर। ये आपका काम नहीं है, ये वर्कर्स को खुद ही करना है। आप वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, हेल्थ किस तरीके से उनकी इम्प्रूव हो सकती है, कुछ इंजरीज एक्सीडेंट तो नहीं है तो उनको प्रिवेंट करना आपका काम है। लेकिन यहाँ पे आपको जो वर्कर्स हैं उनके प्रोडक्टिविटी पे आप काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इज अप्रोप्रिएट टू मेजर द वेट ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर कौन सी स्केल यूज़ की जाएगी? नर्सिंग के क्वेश्चन, रिसर्च के क्वेश्चन है यहाँ पर। आपको कौन सी स्केल यहाँ पे यूज़ की जाएगी? वेट इन किलोग्राम में, रेशियो, ऑर्डिनल, नॉमिनल या फिर इंटरवल। तो यहाँ पर जो एक स्केल की बात की जा रही है वेट के लिए किलोग्राम में, तो वो होगी रेशियो स्केल। कौन सी होगी? रेशियो स्केल। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपने किसी ना किसी नर्सिंग एग्जाम में तो सॉल्व किए हैं, क्योंकि जो भी लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपने किसी ना किसी नर्सिंग एग्जाम में सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, मतलब जो चीज़ आप ओनली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट वन स्पेशल पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी बताना है जिसमें आप ओनली जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको ओनली देख रहे हैं, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन में से। तो ये कौन सी स्टडी होगी? लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, प्रोस्पेक्टिव, कोहॉर्ट या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। कौन सी स्टडी कहलाएगी ये कहलाएगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। नेक्स्ट वन है सैम्पलिंग को लेके आपने प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी है, तो यहाँ पे कहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर एक इस तरीके की सैम्पलिंग होगी, स्ट्रेटिफाइड, कॉन्वीनियंस, क्लस्टर या फिर स्नोबॉल। ये किसी ना किसी तरीके से जो ऑप्शन दिए हैं आपको एग्जाम में आते हैं तो इनके बारे में पूछा जाएगा या डायरेक्ट ही होंगे। तो नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग होगी जहाँ पर रिसर्च है जो पार्टिसिपेंट्स अदर को रिक्रूट करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को, तो वो होगी स्नो वॉल सैम्पलिंग। क्या होगी? स्नो वॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन बिटवीन हाइट एंड वेट कैन बी कैलकुलेट यूजिंग। तो यहाँ पे अब आपको फिर से एक तरीके का
स्केल टाइप का ही पूछा है कि हाइट नापनी है, शॉर्ट, एवरेज और टॉल। और यहाँ पर वेट है तो अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, कैसे करेंगे आप? टी टेस्ट, एनोवा, ची स्क्वायर टेस्ट या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए चाय स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। क्या है? चाय स्क्वायर टेस्ट। और काई वर्ग परीक्षण। हाइट कैसी करनी है? कम वजन, सामान्य वजन और अधिक वजन। और लेंथ, वेट तो अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट। नेक्स्ट है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। तो नकारात्मक विषम डेटा के बारे में सही क्या है? मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मोड मोर देन मीडियन मोर देन मीन, मीडियन मोर देन मीन मोर देन मोड, या फिर मीडियन लेस देन मीडियन या फिर लेस देन मोड। क्या सही होगा? मीन, मीडियन, मोड, तीनों हमने पढ़े हुए हैं। तो नेगेटिवली पूछा है यहाँ पर, नेगेटिव तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा? मीन, लेस देन मीडियन एंड लेस देन मोड। अब यहाँ पर आपको एक हाइपोथेसिस दी गई है, उसको समझना है। हाइपोथेसिस में कहा गया है इमोशनल वेल बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ स्टीम, डिग्री ऑफ सोशल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस इन वुमेन ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। भावनात्मक भलाई महिलाओं के स्तन कैंसर से बचने वालों में आत्मसम्मान, सामाजिक समर्थन की डिग्री और वित्तीय स्थिति से प्रभावित होती है। तो ये किस तरीके की हाइपोथेसिस होगी? सिंपल रिसर्च, कॉम्प्लेक्स नॉन डायरेक्शनल, सिंपल डायरेक्शनल या फिर कॉम्प्लेक्स डायरेक्शनल। किस तरीके की हाइपोथेसिस हो गई यहाँ पर? तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स और नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल वेलबींग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ स्टीम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डिग्री ऑफ सोशल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस के कारण वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर से लेना देना नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए इसको क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। किसी भी तरीके का डेटा है जो प्रॉपर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पाई चार्ट से, लाइन डायग्राम, पिक्टोग्राम या हिस्टोग्राम। ये सब जितने आपने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो गई, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई, जो भी आप इसमें रिसर्च के एक एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर किससे कर सकते हैं आप? हिस्टोग्राम से। कंटिन्यूअस जो डेटा है इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो होगा हिस्टोग्राम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप आज का पेपर आपको अच्छा लगा हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्लिपकार्ट पर कल रात से आपको ऑफर दिया गया, आई थिंक 7 to 10% कुछ ऑफ चल रहा है बुक में। जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। अभी रिसेंट में ऑफर ऐड किया गया है। जो ऑफर ऐड होते हैं वो फ्लिपकार्ट की तरफ से होते हैं, तो आप लोग अभी बुक को है जो ऑर्डर कर सकते हैं। मे बी आपको 60 रुपीज़ और 65 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ने वाला है। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं कर लीजिए। थैंक यू।